प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, दिख रहा है इसमें? चलिए, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे भाई। थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं फिलहाल सभी के लिए गेट बंद कर दियो। चलिए, एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चों? जितने बच्चे लाइव हो मेरे को बताओ जल्दी से, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड इवनिंग। चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये प्यारा सा सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? गुड इवनिंग, क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, गुड इवनिंग। चलिए सभी के लिए गुड इवनिंग बच्चों, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं फिलहाल गुड इवनिंग। नमस्ते भाई, जितेंद्र कुमार, गोलू जाटव, राम प्रकाश कुशवाहा। चलिए चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, हिंदी में कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, चल रहा है। आप रक्षाबंधन मना रहे हो बेटा, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करो, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आपकी जो अटेंडेंस है ना बहुत ज़्यादा कम है। चाहे मैंने केमिस्ट्री क्लास ली, उसमें मैंने बच्चों को देखा कितने ज़्यादा लाइव थे भाई। हिंदी की क्लास हुई, उसमें मैंने देखा कितने ज़्यादा बच्चे लाइव थे। अब ये फिजिक्स का क्लास चल रहा है एप्लीकेशन में, और यहाँ पर भी इतने ज़्यादा बच्चे लाइव, ओ माय गॉड, अब क्या बोलें आपसे। तो देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था बच्चा अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध, F में संबंध। देखो, संबंध वही निकल के आएगा, रिलेशन, ऐसा नहीं है कि उत्तल दर्पण के लिए कुछ अलग निकल के आएगा, बट इसके करने का जो तरीका बच्चा वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है? इसको याद रखना सभी, इसका करने का जो तरीका रहेगा वो कैसा है, डिफरेंट है, ओके? चलिए सभी आइए लाइव। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का ये सेशन प्यारा सा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलिए गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक डायग्राम बना लीजिए उत्तल दर्पण वाला भाई। तो ये है हमारा एक उत्तल दर्पण, जिसका नाम आप लोग जानते ही हो, क्या है बच्चों, M1 M2। क्या नाम है इसका, M1 M2। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है भाई अभी पता कर लो कि क्या इसका नाम है और कैसे हमको ये करना है। डेरिवेशन उसी की तरह है, मैंने इसलिए आपसे कल ही बोला था कि आप ये वाला डेरिवेशन अगर तैयार कर लेते हो तो कल वाला आप आसानी से खुद से कर पाओगे। तो ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस आप कह सकते हो। M1 M2 ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। अब आप सभी जानते हो ये क्या होता है, इसका ध्रुव P। यहां पर मान के चलिए इसका क्या है, वक्रता केंद्र C, और मुख्य फोकस अभी बनने वाला है। अब इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, मुख्य अक्ष जो है, इसके किसी बिंदु पर एक वस्तु है OO डैश। ये कोई वस्तु है जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष पर यहाँ पर रखी हुई है। तो एक किरण आप जानते हो ऐसे जाने वाली है, और एक किरण जाएगी इसके वक्रता केंद्र से होती हुई भाई, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा वक्रता केंद्र पे दिखा लेना, तो मेरा को लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, अरे भाई ये पूरा मिट गया। चलिए आप लोग पैमाने वैमाने से खींचोगे तो आपकी लाइन एकदम एक्यूरेट आने वाली है भाई। तो ये हम दिखाएंगे कुछ इस टाइप से,
डैश 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 डैश, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पर आप इसको मिला दोगे तो ये किरण ऐसे जा रही है और वक्रता केंद्र से ऐसे ही लौट आएगी। और ये वाली जो किरण आपको दिख रही है ये टकराने के बाद भाई ऐसे करके परावर्तित होने वाली है। और जब आप इसको कहीं पीछे लेके जाओगे, ऐसे करके कहीं लेके जाओगे, पैमाने से खींचोगे तो आप आसानी से इसको खींच पाओगे। भाई मुझे भरोसा है कि सही तरह खींच लोगे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से मैं बना दे रहा हूँ इसको। देखो रटने की कोशिश मत करो, हर चीज़ को है ना समझने की कोशिश करो। डायग्राम आपने अगर अच्छे से बना लिया तो ये मान लीजिए आधा काम आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, ये अब देखो ये जो किरण है ये टकराने के बाद ऊपर की तरफ परावर्तित होगी या नहीं होगी बच्चों? सभी जानते हो कि ये ऊपर की तरफ क्या होने वाली है? परावर्तित होने वाली है। यस और नो? सभी कमेंट करो, मैंने सही बोला है या नहीं बोला है? भाई सही बोला है ना मैंने? शायद सभी को पता होना चाहिए कि सही बोला है। चलिए, अब ये जो किरण है अगर ऐसे करके परावर्तित हो रही है तो हम इसको नीचे ऐसे डैश 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 करके यहाँ पर लेके आएंगे भाई। तो ये क्या होगा? इसका मुख्य फोकस होगा। चाहो तो आप यहाँ पर बीच में लेके आ सकते हो, बट हमारा डायग्राम कुछ ऐसा ही बन रहा है तो मैं यहीं पर दिखाने वाला हूँ भाई। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं इसको दिखाऊंगा। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी, ये वाली और ये वाली, कहाँ काट रही हैं? यहाँ पर काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा? ये क्या बनने वाला है जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो प्रतिबिंब बनेगा। सभी बच्चे याद रखना, ये क्या बनने वाला है? ऐसे करके आप इसको दिखा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या है? आई डैश है। और ये वाला बिंदु अगर बनाना चाहते हो तो ए बिंदु है। यहाँ से हम उसी की तरह एक लंब यहाँ पर ऐसे करके डाल देंगे और ये क्या है? हमारा एन है। डायग्राम थोड़ा सा आप बड़ा बनाना तो आपको और अच्छे से क्लियर या विजिबल दिखेगा। यहाँ पर भी हम सिमिलर प्रोसेस करने वाले हैं, ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। त्रिभुज ओ डैश सी, देखिए दिख रहा है सभी बच्चों को? ये वाला। और त्रिभुज आई डैश सी, ये दिख रहा होगा आई थिंक सभी बच्चों को। ये क्या है? समकोणिक हैं। तो आप थोड़ा सा थ्योरी यहां पर लिख लीजिए। माना कि एक उत्तल दर्पण, माना कि एक उत्तल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र, आप लोग देख ही पा रहे हो क्या है? वक्रता केंद्र C है। ठीक है बच्चों, तो जो हमने वहां पर किया था बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप से हम यहां पर भी कर रहे हैं कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है M1 M2, ठीक है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। सभी को पता है। अब देखो एक चीज मैं आपको और समझाया था कि इधर साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं सब नेगेटिव होती हैं और इधर साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो ध्रुव से इस वस्तु तक की दूरी PO कैसा रहेगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। तो PO आपका क्या रहेगा? माइनस U। प्रतिबिंब कहाँ है? ये रहा। तो PI हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव प्लस V। PF भी कैसा रहेगा हमारा? पॉजिटिव प्लस F। और वक्रता केंद्र जो CP या PC आप लोग लिखोगे ये भी हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये हम लोग चिन्ह परिपाटी मैंने आप सभी को पढ़ाई थी, उसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हो कि ध्रुव के इधर साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं और इधर साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी पॉजिटिव ली जाती हैं। सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर क्या लिखोगे कि इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कोई वस्तु O डैश रखी हुई है जिसका उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये ठीक है, आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है, दर्पण के दूसरी साइड बन रहा है। तो आप इसको डेड डैश करके भी दिखा सकते हो। मैंने डेड डैश करके नहीं दिखाया, नहीं तो आपको दिखता नहीं क्योंकि पहले से वो छोटा बना हुआ है। ठीक है, इसी वजह से। तो थोड़ा सा थ्योरी बेटा क्या लिखोगे? माना कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु O डैश रखी है जिसका उत्तल दर्पण M1 M2 के द्वारा आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। यहां पर थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने आपसे बोली है बेटा वो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, रटने की कोशिश मत करो, केवल समझो। उसके बाद त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C कैसे हैं? समकोणिक या समरूप?
त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश सी कैसे हैं? समकोणिक हैं या समरूप हैं। रूप कैसा है इनका? एक जैसा है, या फिर हम कह सकते हैं अगर आप ये वाला लोगे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पर अब दिखाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के बराबर। तो ये जो ओ ओ डैश है ये इस आई आई डैश के बराबर होगा, और ये जो ओ सी है इस आई सी या सी आई के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। तो ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी या सी आई आप लोग लिख सकते हो। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चे इसको बना सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चों को बनाने में दिक्कत होना चाहिए। डायग्राम आप लोग बनाना सीखो, मैं और थोड़ा सा अच्छा क्लियर सा आगे जाके बना दूंगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। थ्योरी मैंने क्या बोला बेटा कि हमारे पास एक उत्तल दर्पण है M1 M2 जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। इसकी जो मुख्य अक्ष है इसके किसी बिंदु पर कोई वस्तु है हमारे पास ओ डैश, ये रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे करके इसको बना लीजिए, ओ डैश रखी हुई है जिसका इस उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया हमने ओ डैश सी और एक त्रिभुज है आई डैश सी। ये कैसे हैं? समकोणिक या समरूप। तो इनकी भुजाएं भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो ये जो ओ डैश है इस आई डैश के बराबर होगा, और ये जो ओ सी है सी आई कह दो या आई सी कह दो, इसके इक्वल होने वाली है। अभी तक बस हमने इतना डिस्कस किया है। सभी को इतना क्लियर हो गया ना भाई? क्लियर है ना बेटा? चलिए, इसी प्रकार अगला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई डैश एफ, ये भी समकोणिक हैं। देखिए ए एन एफ ये रहा, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा सभी बच्चों को, और त्रिभुज आई डैश एफ ये रहा, ये भी कैसे हैं? समकोणिक हैं। तो यहां पर ये लिखोगे त्रिभुज ए एन एफ तथा त्रिभुज आई डैश एफ कैसे हैं? समकोणिक या फिर समरूप आप इनको कह सकते हो। समकोणिक हैं या फिर क्या कहोगे? समरूप है। तो भाई इनकी भुजाएं भी कैसे होने वाली हैं बच्चा? बराबर। और हमने क्या किया, इस मुख्य अक्ष पर ए से एक लंब डाला है ए एन, सभी को दिख रहा होगा। मुख्य अक्ष पर ए से एक लंब डाला है, डैश डैश करके दिख रहा है ना सभी को? ए एन दिख रहा है बेटा सभी को? ठीक है ना? मुख्य अक्ष पर ए से खींचा गया लंब ए एन है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वही चीज मैं यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। कोई नया तो है नहीं भाई? ठीक है, सब कुछ उसी टाइप से चल रहा है जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई डैश एफ ये भी हमारे क्या हैं? समकोणिक या फिर समरूप हैं। और हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस मुख्य अक्ष पर ए से एक लंब डाला है ए एन, जो कि सभी को दिख रहा होगा। दिख रहा है बेटा सभी को? जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो यहां पर क्या करोगे, ए एन अपॉन आई डैश, ए एन अपॉन आई डैश बराबर, अब देखो एन एफ अपॉन एफ आई, यही तो करने वाले हो भाई। एन एफ अपॉन एफ आई या आई एफ, एन एफ अपॉन एफ आई, ठीक है, एफ से आई तक का डिस्टेंस। अब देखो इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। बट आप सभी ऊपर देखोगे डायग्राम को तो आपको पता है कि ये जो ए एन है ये ओ डैश के इक्वल है, बट ए एन इज इक्वल टू ओ डैश, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ आई, एन एफ अपॉन एफ आई। यहाँ तक सभी बच्चों को बेटा क्लियर हो रहा है ना? दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है भाई? एक बार जल्दी से बता दो भाई।
बहुत इजी है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होती है अगर आप समझने की कोशिश करते हो। आगे का प्रोसेस वही है। माना कि ये जो ए बिंदु है, दिख रहा है सभी को, बिंदु ए जो आपको दिख रहा है ये इस दर्पण के ध्रुव के बहुत समीप है। तो जो एन एफ हमने माना है, अब ये जब ए इस पी के नज़दीक है तो ये जो एन है पी के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। तो जो हमने एन एफ लिखा है उसको हम पी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमने एन एफ दिखाया है, अगर ये जो बिंदु ए है इस दर्पण के ध्रुव, मान के चलिए यहाँ पर है भाई, तो एकदम सीधी लाइन इसी पर आने वाली है, लगभग आएगी नहीं आएगी। तो ये जो एन है ये पी के बिल्कुल इक्वल होने वाला है लगभग। तो यहाँ पर भी हम यही लिखने वाले हैं एक लाइन बेटा, जो कि ज़्यादा टिपिकल नहीं है। माना बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, बहुत समीप है। तो अगर बहुत समीप है तो मैंने क्या बोला था, ये जो NF है, ये जो NF है ये PF हो जाएगा लगभग। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, लगभग, बिकॉज एक्यूरेट नहीं है भाई, क्योंकि हम उसको इक्वल कर रहे हैं, सही है ना भाई। तो आगे क्या हो जाएगा, इसलिए ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर PF अपॉन, नीचे हमारा क्या है, FI है, तो यहाँ पर हम PF अपॉन FI बच्चों लिख देंगे और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब देखो पहली इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन क्या है, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर OC अपॉन CI, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर PF अपॉन FI। तो ये भी ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है, और यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये भी हमारे पास ओ डैश अपॉन आई डैश की वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, या तो ये वाली वैल्यू जो है वहां उठा के रख दो, नहीं तो वो वाली वैल्यू यहां उठा के रख दो, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये OC अपॉन IC बराबर PF अपॉन FI। यहां तक मेरे को कमेंट करो सभी बच्चे कि यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं भाई। जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी बच्चे, एक बार कमेंट कर दें कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। जितने बच्चे लाइव हैं बेटा जल्दी से कमेंट करो, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम समस्या है, क्योंकि ये उसी तरीके का है। अगर आपने इससे पहले वाला देख रखा है ना अवतल दर्पण वाला, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मतलब कहाँ पर, मेरी तरफ से आपकी तरफ से? क्लियर है ना अनुराग चौधरी, अभिषेक यदुवंशी क्लियर है सर, मानवी सिंह ठीक है भाई, ओके। हाँ आयुष उसी टाइप से इसको करने वाले, बस थोड़ा सा सही तरह समझ लो। देखो 10th में आप अगर नहीं पढ़े हो तो टेंशन क्यों लेते हो यार, दिनेश राजपूत इज हेयर। चलिए अब अगर मैं OC की बात आपसे करूं भाई कि हमें OC या CO निकालना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, PC और PO को जोड़ दोगे भाई, PC और PO को जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, जल्दी से बताओ भाई, यस और नो। PC और PO को जोड़ोगे ना, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा कि अगर हमको CO निकालना है तो CO क्या हो जाएगा, PC प्लस PO, PC प्लस PO, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या बेटा, IC। तो IC बराबर क्या होगा जरा देखिए, IC कहाँ है, IC, तो हम PC में से, दिख रहा है सभी को, अगर IC निकालने तो PC में से PI को घटा देंगे भाई, यस और नो। PC में से PI को घटा दें भाई, होने वाला है ना PC माइनस PI। उसके बाद PF आपका जैसा है भाई, PF तो आपका उतना ही रहने वाला है। PF हमारा कितना निकल के आएगा, आप सभी को पता है PF का हमको वैल्यू दे रखा होता है। एक और चीज़ हमको निकालनी है FI, FI जरा देखिए FI आप कैसे निकालो, कहाँ है भाई FI, ये इतना सा डिस्टेंस आपको निकालना, तो क्या करोगे, PF में से PI को घटा दो, PF माइनस PI। तो रटने की कोशिश मत करो, मैंने कुछ नया नहीं किया है भाई, मुझे क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा,
PF यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें से यहाँ तक के डिस्टेंस को घटा दूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो PC प्लस PO हम इसकी जगह पर लिखेंगे। IC की जगह हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? PC माइनस PI, PC माइनस PI। PF जैसा है वैसा ही लिखेंगे। और FI हमने कितना निकाला है तो आप देख सकते हो PF माइनस PI, PF माइनस PI। यहां तक बच्चों क्लियर है कि मैंने ये वैल्यू कहां से निकाली है? मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत होना चाहिए। रटने की कोशिश करोगे नहीं रट पाओगे बेटे, रटने वाला डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं? चिन्ह सहित मान रखने पर। ठीक है, तो PC अभी हमने कुछ टाइम पहले कितना निकाला है? PC प्लस R है तो मैं यहां पर कैपिटल R ही यूज करूंगा। PO की अगर मैं बात करता हूं बेटा, PO कहां है? माइनस U है तो मैं यहां पर माइनस U लगाने वाला हूं। PC आपको पता है R है। PI उधर साइड है तो प्लस V रहेगा। देख लो, मेरी बातों पे विश्वास ना करो। PI हमारा क्या है? प्लस V है। उसके बाद PF हमारा पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर PF की जगह पर प्लस F लिखेंगे। PF प्लस F माइनस PI कितना था? प्लस V। ठीक है बच्चा, सारी वैल्यू हमने लगा दी है चिन्ह सहित, सारी की सारी चीज़ें लगा दी हैं। करिए भाई इसको अब। कैपिटल R माइनस U, प्लस माइनस माइनस हो गया, R माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कैपिटल R माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। ठीक है बच्चों, यही होने वाला है। यस और नो? बट आप सभी को पता है, बट कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है? 2F। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2F माइनस U अपॉन 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस V। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो 2F का F में करोगे 2F स्क्वायर हो जाएगा, 2F का V में करोगे माइनस 2FV हो गया, माइनस U का F में करोगे तो माइनस UF हो गया, माइनस U का माइनस V में करोगे तो प्लस UV हो गया इज इक्वल टू F का 2F में करोगे तो 2F स्क्वायर हो गया, F का माइनस V में करोगे तो माइनस FV हो गया। क्या हो गया? माइनस FV। 2F स्क्वायर से आपका 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चा। इधर क्या रह गया? माइनस 2FV माइनस UF प्लस UV और FV को इधर लेके आओगे तो प्लस FV इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देख रहे हो माइनस 2FV है और यहां पर आप देख रहे हो प्लस FV है, तो क्या रह जाएगा? माइनस, क्या रह जाएगा? माइनस FV माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं? UVF से भाग करने पर हम क्या करेंगे? UVF से यहां पर भाग कर देंगे बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस FV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होने वाला है? FV से यहां पर FV कट जाएगा तो यहां क्या बचा? इधर देख लो थोड़ा सा, अगर आप यहां पर FV से FV को काट रहे हो तो माइनस 1 अपॉन U बचा बेटा। यहां पर आपका UF से UF कटेगा तो माइनस 1 अपॉन V बचा। उसके बाद यहां पर आपका UV से UV कटेगा तो क्या बचा? प्लस का 1 अपॉन F और इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है, ये माइनस में, उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। यही हमारा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र है। ठीक है, देख लो भाई, ये क्या है? हमारा उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला निकल के आ चुका है बच्चों। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, टिपिकल नहीं है भाई। टिपिकल आपको तब लगेगा जब आपने इससे पहले वाला डेरिवेशन नहीं पढ़ा है। ओके, देख लो सभी बच्चे भाई, क्लियर है?
सभी कमेंट कर दीजिए भाई अगर यहाँ तक क्लियर है। हाँ, यहाँ पर फिनिश हो जाता है ये वाला, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार सभी कमेंट कर दीजिए कि सर हमको क्लियर हो गया भाई, थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ओके, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, ये कंप्लीट हो गया हमारा डेरिवेशन। सर रिकॉर्डेड क्लास, बेटा रिकॉर्डेड अभिषेक यदुवंशी, जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ऐप में। चलिए भाई, तो ये क्लियर हो चुका है। पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत सिंपल था। अगर आपने अवतल दर्पण वाला पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार दोबारा से क्लास को देख लेना बेटा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डाल लो, रेखीय आवर्धन। अगला हेडिंग क्या है हमारा, रेखीय आवर्धन। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है। ठीक है, लाइनर मैग्नीट्यूड। तो हमारा रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट 1 है उसको वी विल ट्राई कि कल एंड हो जाए भाई। तो अच्छे से ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई जल्दबाजी करेंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, दर्पण द्वारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। अब देखो प्रतिबिंब किसका बन रहा है, किसी वस्तु का, तो दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सही तरह समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये क्या होती है, आई डैश। आपको मैं अभी जो डेरिवेशन कराया था वहाँ दिखा दूंगा, बटे वस्तु की लंबाई जिसको कि हमने डेरिवेशन में ओ डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब मेरी बातों पे विश्वास ना करो, अभी हमने कुछ देर पहले ही ये ख़त्म किया है भाई, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो सभी बच्चे भाई। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं भाई, रेखीय आवर्धन बच्चा पार्टी बोला जाता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा इस पर ज्ञान देने की हमको ज़रूरत नहीं है, जितना बोर्ड में आता है उतना पढ़ लो, दैट्स एनफ फॉर यू। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा जब हम डेरिवेशन करते हैं ना तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको तैयार कर लेना, m बराबर -v/u। बस इसको अब मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर v क्या है, ध्रुव से, जो दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, v। और जो u है वो क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या है आपकी, u है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। अब जैसे हमने ये वाला किया, अब इस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बनी है, अगर इस प्रतिबिंब की लंबाई मान के चलिए 3 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, और जो हमने वस्तु ले रखी है उस वस्तु की लंबाई मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है भाई, 3, और वस्तु की लंबाई कितनी है हमारे पास, 6। तो ये जो निकल के आएगा वो हमारा रेखीय आवर्धन होगा।
3/6 निकल के जो आ रहा है वो क्या होता है, वो रेखीय आवर्धन होता है, इसको याद रखना। सिंपलेस्ट डेरिवेशन है दर्पण से बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो आई डैश अपॉन ओ डैश, इसी को लाइनर मैग्नीट्यूड या फिर रेखीय आवर्धन बच्चा पार्टी कहा जाता है। और एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है हमारे पास, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, u क्या है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ठीक है बेटा, अभिषेक सही तरह देखोगे तब मिलेगा, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको बता देंगे कैसे ये मिलेगा। ठीक है, जिनको दिक्कत आ रहा है व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, वहां समझा देंगे, टेंशन ना लो भाई। सभी बच्चे बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? रिमझिम कुमार, चलिए भाई देख लो भाई, बहुत सिंपलेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। आगे की जो चीज़ है भाई, प्रकाश का अपवर्तन, हमारे कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है भाई। तो कितने बच्चे जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जल्दी से बताओ भाई। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको करा चुका हूँ। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन है तो रिफ्रैक्शन, परावर्तन है तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा भाई प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। तो बेटा अगर मैं कोई मिरर नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर लेंसेज के लिए बात करूंगा। अभी जो प्रकाश की किरण, वैसे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए भाई ये। ठीक है, तो मेरे पास है एक अवतल लेंस जो कि आपको विजिबल होएगा, उम्मीद करता हूँ विजिबल होएगा। ठीक है, एक है मेरे पास उत्तल लेंस और ये है मेरे पास प्रिज्म। तो अगर मैं यहाँ पर लाइट, भाई लाइट इसलिए नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन, अगर मैं इस पर ये प्रकाश की किरण ऐसे करके डालूंगा ना, तो ये जो प्रकाश की किरण है इसके अंदर जाएगी और जाकर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, नहीं, ये से अपवर्तित होगी। अपवर्तित का मतलब जानते हो, जैसे ही प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम का मतलब होता है जहां पर माध्यम के कण पास नहीं दूर दूर होते हैं उसको विरल माध्यम कहते हैं, और ऐसा माध्यम जहां पर माध्यम के कण पास होते हैं उसको सघन माध्यम कहा जाता है। अब कांच अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, डेंस मीडियम है, एक सघन माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम के कण हैं वो पास हैं। जल आप लेते हो वो वायु के सापेक्ष कैसा है, सघन है। ठीक है, कैसा है, सघन। आप उंगली ऐसे करके घुमा लो, बहुत आसानी से घूम रही है, यही उंगली पानी में घुमाना नहीं घूमेगी क्योंकि वो डेंस है इस वायु के सापेक्ष। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे वायु, दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, ग्लिसरीन, कुछ भी हो सकता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो उसका वेग और उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वो विचलित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, मैं 2 डायग्राम दिखाऊंगा, अगर टेढ़ा मेढ़ा बने तो एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास एक अभिलंब है, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास ये अभिलंब मैंने डाल दिया है भाई। अगर मैं यहां पर, ये पहला डायग्राम है हमारा और ये हमारा दूसरा डायग्राम है, यहां पर क्या है हमारे पास, ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम जैसे वायु आप मान सकते हो, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, तो आप विरल माध्यम में लिख लेना, ऐसा माध्यम जहां माध्यम के कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है, और ऐसा माध्यम जहां माध्यम के कण पास होते हैं सघन माध्यम। तो सभी बच्चे छोटी छोटी 2 डेफिनेशंस लिख लेना। तो मैं ये दिखा रहा हूं ऐसे करके, ये क्या है हमारा, सघन माध्यम है, ऊपर वाले के सापेक्ष कैसा है, सघन। तो जब हमारी प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में आएगी तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात
जब माध्यम के कण इसको पास पास दिखेंगे तो भाई क्या होने वाली है, टकराने वाली है, अर्थात इसका वेग बदलने वाला है। पहले जो इसका वेग था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, क्योंकि वायु में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। लेकिन जब यही प्रकाश किसी डेंस मीडियम में से होकर गुजरेगा जहां माध्यम के कण पास पास हैं, तो उसके वेग पर इफेक्ट पड़ेगा, अर्थात वेग परिवर्तित हो जाएगा। और अगर सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रकाश की किरण सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कब झुकेगी? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है। अब ये वाली जो किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहते हैं, और ये जो कोण बना रही है इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास आपतित किरण है, और जो अभिलंब की ओर झुकी है इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये कब हुआ? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। वैसे इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए था कायदा में ये होना चाहिए था, अगर हम सीधी रेखा की बात कर रहे हैं, बट ये नहीं होता, क्योंकि सघन माध्यम में माध्यम के कण पास पास होते हैं। जब प्रकाश इनसे होकर गुजरता है तो भाई जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? वेग कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब मैं इसका अपोजिट करने वाला हूं। यहां पर है हमारा सघन माध्यम, ठीक है, डैश करके आप दिखा दीजिए कुछ इस टाइप से, और नीचे है हमारा विरल माध्यम। कैसा है? विरल माध्यम। वायु आप मान सकते हो। सघन माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जहां माध्यम के कण क्या होते हैं भाई? सघन माध्यम में पास पास होते हैं, विरल माध्यम में दूर दूर होते हैं। तो यहां पर हमारी प्रकाश की किरण ऐसे करके आ रही है, यहां पर ये टकराएगी। ऊपर कैसा मीडियम है? सघन, जहां माध्यम के कण पास पास हैं। और जब प्रकाश की किरण उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका वेग अचानक से बढ़ जाएगा। और वो क्या करेगी भाई? जो डायरेक्शन इसका होना, चलो मैं पहले डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी कुछ इस टाइप से। और अगर प्रकाश का वेग परिवर्तित नहीं होता, सेम वेग से जा रही होती, तो प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश की किरण कुछ इस मार्ग को अपनाती, बट ऐसा नहीं हुआ। ये अभिलंब से दूर जाएगी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है। तो ये जो कोण है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये जो कोण है इसको आपतन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो किरण है ये क्या है? हमारी आपतित किरण। और ये जो किरण आपके इधर जा रही है ये है आपकी अपवर्तित किरण। क्या है बच्चों? ये अपवर्तित किरण है। अगर उधर ना दिख रहा हो तो मैंने डायग्राम बना दिया है, उस टाइप से बना सकते हो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे भाई? आप यहां पर थ्योरी में लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप क्या लिख रहे हो। तो रटने का नहीं मेरे दोस्त, केवल समझने का। सारी चीजों को रटा नहीं जाता है, इस चीज को याद रखना। तो यहां पर आप लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम जानते हो ना, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच होता है, जल होता है, वायु होती है जिसके हम आर पार देख पा रहे हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? तो यह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। कुछ विचलित मतलब सीधी नहीं जा रही है, कुछ विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग और दिशा, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। इसको भी अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब मैंने आपको यहां पर 2 पॉइंट्स लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं?
पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो पहला पॉइंट मैंने लिखाया है उसके नीचे आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहां पर लिख सकते हो, ठीक है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे बच्चों, लिख लो यार, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम समझ में आया, ऐसा माध्यम जहां माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसको विरल माध्यम कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहां पर जा रही है भाई, सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, ठीक है बच्चों। तो जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या हुआ, ये अभिलंब था, इसकी ओर झुक गई। और दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा डायग्राम देख लो, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है बच्चा, लिख लोगे दोनों। मैंने जो आपको लिखाए हैं ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। सघन और विरल का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ये कांच का प्रिज्म है तो ये वायु के सापेक्ष कैसा है, सघन, क्योंकि इसमें जो माध्यम के कण हैं वो पास पास हैं। जल लोगे उसमें भी माध्यम के कण पास पास होते हैं, वायु के सापेक्ष ये दोनों कैसे हैं, डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखाए हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम मतलब वायु से कांच में जा रही है तो वायु से कांच में जाने पर अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर कांच या जल से वायु में जा रही है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माध्यम के कण पास पास हैं तो यहाँ पर वेग कम होगा। जैसे ही प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम में आएगी, इसको भाई एकदम फ्री मीडियम मिल जाएगा और एकदम से इसका वेग जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बस इतना सा पूछा जाता है, उसके आधार पर आप इसको करके आओगे भाई, ठीक है। अब देखो यहां से प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम बनते हैं, तो यहां लिख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन के आप सभी ने पढ़े हैं 2 नियम होते हैं बेटा, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, सभी बच्चों को याद रखना है, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। पहला नियम देखो उसी टाइप का है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं आपतित किरण ऐसे करके आई, ये ऊपर की तरफ चली गई, अभिलंब ऐसे करके है, किसी एंगल पर नहीं है। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मान के चलिए ये प्रिज्म है, आप इस पर प्रकाश की किरण डालोगे, ऐसे करके डाली, प्रकाश की किरण क्या होगी, ये जा रही है भाई, ऐसे करके मार्ग बनाएगी, इसके नीचे से निकली, और ये क्या है, अभिलंब, ऐसे करके सीधे ही तो डालोगे आप लोग अभिलंब, तो ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने किरण ऐसे डाली है, एक किरण मेरी तरफ आ गई या आपकी तरफ चली गई या फिर उधर भाग गई या उधर भाग गई, ऐसा नहीं होता है। इनको खींचोगे तो एक ही प्लेन में ये देखने को आपको मिलेंगे। ऐसे करके डालूंगा, ऐसे करके जा रही है, तो ऐसे करके हमारे एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो उसी एक प्लेन में हमें तीनों के तीनों देखने को मिलेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि चाहे आपतित किरण हो, अपवर्तित किरण हो या फिर आपतन बिंदु पर अभिलंब हो, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और यही सेम मैंने आपको लिखाया था परावर्तन के नियम में, सभी बच्चों को आई थिंक याद हो। ठीक है, याद है वे नहीं याद? याद होगा, ठीक है। दूसरा नियम है आपतन कोण की जिया, जिया का मतलब साइन, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, बावली हो जाओ। आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया अर्थात साइन आर। ठीक है, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं बच्चा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लो। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है भाई। क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और आगे आप इसके कांस्टेंट भी लिख दोगे। और ये जो आपको दिख रहा है इसे हम स्नेल, नीचे लिख लो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी को याद रखना है, मैंने कुछ नया नहीं बोला। आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का n क्या होता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब I का वैल्यू आपके पास कुछ होगा, R का वैल्यू आपका कुछ होगा। अब वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, और उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या है? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक है, और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। तो आपतन कोण की जिया अर्थात साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया अर्थात साइन आर, इसका जो अनुपात है क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो मैंने 1 और 2 लिखा है इसका मतलब जानते हो ना? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो आपको लिखा है मैंने, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। सभी बच्चों को याद रखना है, अगर बोर्ड में आए तो आप लोग आसानी से इसको भाई लिख कर आना, कोई भी बच्चा ऐसा ना दिखे जो इसको छोड़कर आए। ओके, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? सभी एक बार कमेंट कर दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये स्नेल के दोनों नियम हैं जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेना अच्छे से।
और जो कल का लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे का जितना भी प्रकाश का परावर्तन, गोलीय द्रव्यमान बचा हुआ है, क्रांति कोण हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें होगी, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वो सारी चीज़ें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 हमारा ऐसे एंड हो जाएगा, टेंशन ना लो, जल्दी हम खत्म करा देंगे। ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है, ये खत्म होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चा बाड़ी। तो ये सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। सेशन अच्छा लगा है ना? ऐसे लगा करेगा, टेंशन ना लो, ठीक है बच्चा बाड़ी। बाय बाय, टेक केयर।